चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं योग बीज के। स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, योग बीज के आरंभ में किसे प्रणाम किया गया है? ए ब्रह्मा जी को, भगवान आदिनाथ को, श्री विष्णु जी को, डी माता पार्वती को। आदिनाथ को। आदिनाथ। बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान आदिनाथ। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा आएगा, योग बीज में किनके संवाद को प्रस्तुत किया गया है? ए भगवान भगवान शिव और माता ए पार्वती, ऑप्शन है। भगवान, ए नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। योग बीज में कुल कितने श्लोक दिए गए हैं या मंत्र दिए गए हैं? 3 नंबर। 2। कितने मंत्र हैं? 201 मैम, ऑप्शन डी। 201। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मैम अभी आ रही है आपको आवाज? हेलो मैम, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी क्लियर है, बोलिए। मैम ऑप्शन ए है 201। हाँ, ए इज करेक्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, अब जिससे पूछूंगी वो बताइएगा, वैसे इजी है। माता पार्वती श्री आदिनाथ जी से कितने प्रश्न पूछती हैं? सारिका जी आंसर करिए। माता मैम पार्वती 12 12 12 मैम। डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के प्रकार के विषय में कौन सा प्रश्न पूछा गया है? आंसर करेंगे विजय जी। 9th मैम, डी। योग के प्रकार। मैम डी है ना, 9 9। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? दूर से आपकी आवाज आ रही है। योग क्या है मैम, ये बी में है ना, 9 नंबर में। अच्छे से क्वेश्चन देखिए, योग के प्रकार के विषय में कौन सा प्रश्न पूछा गया है? ओके, ज्योति मैम आंसर करें। 10th वाला मैम, योग के प्रकार क्या है? यस, ए इज करेक्ट होगा। ए में योग के प्रकार पूछे हैं, और योग क्या है वो 9th में पूछा गया है विजय जी। ठीक है, जी। चलिए ध्यान रखेंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पार्वती के कितने नामों का वर्णन योग बीज में मिलता है? आंसर करें लवी जी। 4। मैम 4 नामों का, उनका सुंदरी, सुरसुंदरी, सुरेश्वरी और भगवती। हाँ बहुत बढ़िया, भगतीश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका वर्णन योग बीज में नहीं है? मणि, बी ग्रंथि, सी वेस्टनांबर वस्त्र, डी कर्णीय कर्म। डी, डी नंबर मैम। ओके, बहुत बढ़िया सौरभ जी। चलिए ठीक है, बाकी लोग ना टाइप भी करते जाइएगा जिसको आंसर पता है, और जो आंसर गलत दे रहे हो फिर बताइएगा। ठीक है, मैं अभी नहीं देख पाऊंगी। योग बीज के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या बताया गया है? नाथ मार्ग, सिद्धि मार्ग, नाथ मार्ग। ब्रह्म। सी मैम, दोनों। मैम ऑप्शन सी ए, होगा। मतलब उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। ओके, नाथ मार्ग पहले किसने कहा था? लवी जी ने। नहीं नहीं, हमने दोनों बोला था। ओके, हाँ सीमा मैम, जी। ये बोल। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नाथ और सिद्धि दोनों एक ही मार्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताएं और आंसर लगाएं। ए आत्मा, अहंकार, सत्य धातु, पंच महाभूत, तीन गुण, फिर जीव। बी आत्मा, पंच महाभूत, अहंकार, सत्य धातु, तीन गुण, जीव।
फिर सी हो जाएगा आत्मा अहंकार तीन गुण पंच महाभूत सप्त धातु जीव। और डी में दिया गया है आत्मा अहंकार पंच महाभूत सप्त धातु तीन गुण जीव। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैम कौन डी बताएगा? मैम। सी नहीं, सी। ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन डी। होगा मैम इसमें। सौरभ जी ए बोल रहे हैं। डी है नहीं मैम। मैम, डी 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 है। मैम बोल रहे हैं। डी है। आत्मा अहंकार पंच महाभूत सब धातु तीन गुण जीव, ये होगा मैम। हाँ अब आप ए पर लगा चुके थे तो अब देखते हैं आपके निगेटिव नहीं मार्किंग। मैम, मैम मैंने ये नहीं बोला, डी बोला है शुरू से। ए किसने बोला है? मैंने सी बोला है, गलत बोला है। अगर आप बोल रहे तो मैंने सी बोला है। नवनीत जी। सी ओके बोला है मैंने। ठीक है। और कोई रह गए हैं? सारिका जी, सीमा जी, लवी जी। मैम ऑप्शन डी होगा। डी है। ओके ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है पहले आत्मा फिर उसमें अहंकार स्फुरित होता है फिर वो वैसे मुझे नहीं पता ये क्यों है, क्योंकि हम जो है सटल से जो है ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं। तो अब मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि अहंकार के बाद जो है तीन तीन गुण आने चाहिए, क्योंकि हम सटल से ग्रॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। आत्मा सबसे सूक्ष्म है, उसके बाद अहंकार है, उसके बाद तीन गुण है, पंच महाभूत है, सप्त धातु है। अब ये पहला क्यों है मुझे नहीं पता, मुझे अभी रीजन नहीं पता इस बात का। आप बता दें तो मैं समझूंगा। मैं पहले अहंकार हैं में जाएगा ना। पहले अहंकार से पंच कैसे? महाभूत जो है शरीर जो है उसके बाद सप्त धातुओं से निर्मित और सप्त धातु ब्रेक हो रही है आपकी आवाज तो। अपनी सर काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। क्लियर है अभी। आत्मा से अहंकार और अहंकार से फिर सप्त धातु कैसे होगा? जब तक शरीर नहीं बनेगा तो फिर क्या बोलते हैं धातुएं कैसे आएंगी? सप्त धातु नहीं बोला मैडम, तीन गुण होते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज ना बहुत दूर से आ रही है। या मेरे तो आईडी नेटवर्क इशू है क्या? एक सेकंड रुकिएगा, ईयरफोन लगाती हूँ मैं। नहीं मैडम, आपकी सही आ रही है आवाज। बताइए क्या बोल रहे थे नवनीत जी? समझ नहीं आ रहा है। मैडम मैं ये कह रहा था कि हम जो है ना सटल से ग्रॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। हम्म आत्मा सबसे सूक्ष्म है, फिर अहंकार है, फिर हम्म तीन गुण होना चाहिए, पंच महाभूत होना चाहिए, ये पूछ रही हूँ। सबसे पहले पंच महाभूत होगा, तीन गुण बाद में होगा। पंच महाभूतों से तीन गुण उत्पन्न होते हैं। हाँ यहाँ पर तो या शिव जी ने तीन, ऐसे ही बताया है। पता नहीं हमें जो अब आप सांख्य पढ़े तो उसमें तीन गुण पहले है, उत्पत्ति होती है, उसके बाद पंच महाभूत। हाँ देखिए हम ना हर ग्रंथ में अलग अलग पढ़ेंगे। यही तो खासियत है हमारे एग्जाम की कि क्या बोलते हैं सब ग्रंथ में अलग अलग बताया है ग्रंथों में और उसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है कि इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है। ठीक है योग चलिए मैडम, मैं वासिष्ठ के सारे ग्रंथ अनुसार। में वैसे हम्म सारे वेदांत में भी तीन गुण जो है सूक्ष्म बताए गए, पांच में। हाँ वो सूक्ष्म की बात कही गई है ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि पहले आत्मा फिर ठीक उसमें है, ओके। अहंकार स्फुरित होता है। ठीक है ठीक है, ओके ओके चलिए। मैम। तो हम अभी तो इसको चेंज नहीं कर सकते, रिसर्च करने के बाद ही चेंज कर सकते हैं। चलिए मैम ठीक है। जब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा कि पंच महाभूत कैसे है और फिर ये रस कैसे है। ये इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके ठीक है चलिए आगे देखते हैं। एक बार मैं इसको और देखूंगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। काम क्रोध भय चिंता लोभ मोह आदि दोषों से सर्वथा मुक्त होने पर जीव का स्वरूप कैसा होता है? ए साक्षात शिव रूप, बी परम तत्व जैसा, सी ओमकार जैसा और डी है श्री हरि विष्णु जैसा।
क्या हुआ? माँ ए साक्षात शिव जैसा। परम तत्व जैसा। ओके, ज्योति मैम का आंसर है बी, सौरभ जी का ए। और जल्दी बताइए। मैम अभी मैं नवनीत, बोला ही नहीं मैम, ए नंबर होगा। तो किसने बोला ए? नवनीत जी ने बोला। हमने नहीं, बोला। मैंने बोला मैम। विजय जी। यस मैम, ये तो परम तत्व होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ठीक है, परम तत्व परम कहाँ से हो तत्व भी जाएगा? परम तत्व भी बोला है, दोनों ही बोला है मैडम, साक्षात शिव रूप एंड परमात्मा रूप। नहीं, शिव जी साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं बोले हैं। परम तत्व की बात तो वहां पर। साक्षात शिव रूप अथवा परमात्मा रूप हो जाते हैं, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है, अथवा परमात्मा रूप हो जाते हैं। नहीं, जो पीडीएफ है उसमें दिया गया है जीव काम, क्रोध, भय, चिंता, लोभ, मोह। तो जो इम्पोर्टेंट परमात्म तत्व वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं कि मेरे जो इन पास सब मेरे दोषों से। पास मेरे पास कौन एक और सी? पीडीएफ है जो आपने नहीं पढ़ा है, मेरे किसी कहीं और से ली है मेरे पास, और मेरी पुरानी पीडीएफ है, वहां से पढ़ रहा हूँ, वहां से देख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इसका आंसर होगा ए, साक्षात शिव स्वरूप हो जाते, क्योंकि बुक पर भी वही दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, जो आंसर दिया हुआ है उसी को ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग बीज के अनुसार बंधन का कारण है और मोक्ष का हेतु है। ए, कर्म ज्ञान, दूसरा अज्ञान आत्मशुद्धि, सी, अज्ञान और ज्ञान, डी, कर्म संस्कार और क्लेश नाश। सी। ओके, मैम सी नंबर होगा, अज्ञान और ज्ञान। ठीक है, और आंसर करिए। सी होगा मैम। चलिए ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बंधन का कारण अज्ञान और मोक्ष का हेतु ज्ञान है। ठीक है, माइक जिनका म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिए। योग बीज में ज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है? साक्षात शिव को जानना ही ज्ञान है, आत्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को जानना ज्ञान है, और यह संसार मोह माया है यह जानना ज्ञान है। योग बीज में ज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है? आत्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। ओके, और ए नंबर मैम। ओके, सौरभ जी का ये। लवी जी, ज्योति मैम। मैम बी एंड सी दोनों लग रहा है। ओके, लवी जी को बी और सी लग रहा है। ठीक है, और अच्छे से सोचिए। मैम बी लग रहा है। हम्म, और कोई बताना चाहेंगे या फिर आंसर बताऊं? आंसर बताइए। मैम बी। चलिए, बी वाले रॉन्ग, ए वाले करेक्ट। शिव जी यहाँ पर बता रहे हैं स्वयं के विषय में, साक्षात शिव को जानना ही ज्ञान है। ठीक है, जो एग्जैक्ट आंसर हमको वही है कि ऐसा यहाँ पर देते हैं ऑब्जेक्टिव में कि लगता है कि सब के सब सही है क्योंकि हमने सबके बारे में पढ़ा है। लेकिन जो एग्जैक्ट, जो इसका सबसे क्या बोलेंगे आंसर होना चाहिए, सही आंसर, उसको हमको लगाना है। ठीक है, आत्मा के स्वरूप को जानना ये भी ज्ञान है, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को जानना भी ज्ञान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको अच्छे से देखकर जो बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है, जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है उसको लगाना है। तो साक्षात शिव को जानना ही ज्ञान है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे उसमें ऐसे दिए रहते हैं, लगता है ये भी है ये भी है ये भी है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है, शिव जी के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है? ज्ञान के बिना, योग के बिना, चित्त शुद्धि के बिना, कर्म संस्कारों का नाश हुए बिना। योग के बिना। बी, बी नंबर। बहुत बढ़िया डी आएगा आंसर। मैम इसका, क्योंकि दोनों ऑप्शन में तो ज्ञान और योग तो दोनों आते हैं, लेकिन मैडम
दोनों अलग अलग दिए मैम, तो इसलिए डी आएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञानी आत्मा के प्रकार कौन कौन से हैं? अपक्व और परिपक्व, सकल और निष्कल, उपरोक्त दोनों, केवल बी। मैम ऑप्शन ए है। जी मैम, ओके, ए ही है, अपक्व और परिपक्व। मैम ए। बहुत बढ़िया, चलिए ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग बीज में तलवार से किसकी तुलना की गई है? ज्ञान की, योग की, मोक्ष की, योग और ज्ञान दोनों की। ज्ञान की। ए। योग की मैम, ज्ञान देखिए, की, ज्ञान की, हाथी के तलवार तलवार की। से मैम। पहला हो जाएगा ए, ज्ञान की। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम गोरख संहिता स्टार्ट करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे। योग बीज के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? प्राण और अपान का संयोग, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का एक होना, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, उपयुक्त सभी। हाँ डी। जी, उपरोक्त सभी, डी, उपरोक्त सभी। डी डी नंबर। डी। ओके, बहुत बढ़िया आंसर किया आप सबने, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी का एक होना होता है योग की परिभाषा, योग कहलाता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर नहीं दिया गया है, कौन सा छूट रहा है यहाँ पर परिभाषा के अकॉर्डिंग? मैम वीर्य और राज का। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर को रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं हम गोरख संहिता की ओर। ठीक है, मैम ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके ओके। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, योग बीज वाली जो पीडीएफ है वो अपलोड हुई है या नहीं? मैम आज तो नहीं हुई थी, आज ट्राई किया था, अभी तक नहीं हुई है। ओके ठीक है, चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गोरख संहिता। कौन से यूनिट में है ये तो सामने लिखा ही हुआ है, तो भी बताइए। मैम यूनिट 5 हठ योग ग्रंथ के अंतर्गत। बहुत बढ़िया, और इस ग्रंथ को किसने लिखा है? गोरक्षनाथ जी ने। गोरक्षनाथ। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, अब हम इनका परिचय देखते हैं, गोरख संहिता का ग्रंथ का परिचय। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस ग्रंथ को लिखा है गोरक्षनाथ जी ने। ठीक है, रचयिता कहे जाते हैं। इसमें 2 अध्याय हैं और अध्याय को यहाँ पर क्या कहा गया है? शतक के नाम से जाना जाता है। जैसे घेरंड संहिता में अध्यायों को क्या कहा गया है वहां पर? मैम उपदेश बोला है। ना जी, उपदेश। उपदेश तो कहीं और बोला है, कहाँ बोला है उपदेश? प्रकरण बोला गया मैम, शायद प्रकरण। प्रकरण है, उपदेश हाँ शायद जी, हठ प्रदीपिका में है। जी जी जी, शायद नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। उपदेश जो है हठ प्रदीपिका में है और प्रकरण बोला गया है घेरंड संहिता में। कितने प्रकरण का उल्लेख मिलता है वहां पर? मैम 7। हाँ जी, मैम 7 प्रकरण है ना। यस, इसीलिए क्या कहा जाता है उसे? सप्तांग योग। सप्तांग योग। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो उसी प्रकार यहाँ पर गोरख संहिता में अध्याय को कहा गया है शतक, और यहाँ पर शतकों की संख्या या अध्यायों की संख्या 2 है। टोटल मंत्रों की संख्या 201 है। प्रथम शतक में 100 मंत्र हैं और द्वितीय शतक में 101 मंत्र हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर योग यानी कि षडांग योग की बात कही गई है। ठीक है, कौन से योग की चर्चा मिलती है गोरख संहिता में? षडांग। षडांग योग, हाँ जी, षडांग। षडांग योग बोला मैं आपने। हाँ, षडांग योग की चर्चा मिलती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है
आसन 84 लाख आसन बताए गए हैं, जिसमें से मुख्य आसनों की संख्या 84 है और उसमें से भी जो 2 श्रेष्ठ आसन बोले गए हैं, सिद्धासन और कमलासन। योग बीज में कितने आसनों की चर्चा मिलती है? एक। कौन सा? एक वज्रासन उसमें सिद्धासन। वज्रासन को, सिद्धासन को ही वज्रासन बोला गया है। हाँ, तो यहाँ पर 2 आसनों की चर्चा मिलती है, सिद्धासन और कमलासन, और यहाँ पर पद्मासन को क्या कहा गया है? कमलासन। याद रखेंगे, ऑप्शन में आएगा, कमलासन भी दिए रहेगा, पद्मासन भी दिए रहेगा, ठीक है, उपयुक्त दोनों या फिर कोई एक। हमको जो लगाना है कमलासन लगाना है, ठीक है, और अगर पद्मासन भी दिया है तो उपयुक्त दोनों। फिर चक्र, यहाँ पर 6 चक्र बताए गए हैं, 6 चक्रों का उल्लेख मिलता है, 72,000 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 10 नाड़ियां जो हैं प्रमुख हैं। फिर प्राण, 10 प्राण बताए गए हैं, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, इस प्रकार से टोटल 10 प्राण बताए गए हैं। कुंडली के लपेटे बताए गए हैं, 8 लपेटे हैं। गोरक्षनाथ जी के जितने भी ग्रंथ होंगे उसमें 8 लपेटे मिलेंगे कुंडली के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है ज्ञातव्य। ज्ञातव्य में हमारे टोटल 19 तत्व आते हैं, जिसमें से 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ज्ञातव्यों की संख्या टोटल कितनी है? 29। और मैडम ये नाड़ी नाड़ी के बाद 10 क्या है ये? 10 ये प्राण? मुख्य नाड़ियां हैं ना, ये वाली प्राण है, ना। प्राण। हाँ, प्राण है। अच्छा, ये ठीक से ऐसे नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड। नहीं मैम, थोड़ा सा अभी साइड में कर दीजिए। ओके, अभी सही था मैम। मैम पहले सही था, अब भी नहीं दिख रहा। अच्छा, अब अब ठीक है अब मैम। सही है। ठीक ठीक है। अब फिर ऐसे हो गया मैम। ये स्लाइड पूरा ऐसे छोटा नहीं हो रहा है ना। ये उठ के अपनी जगह से नहीं जाएगा क्या? ये भी नहीं जा रहा है। नहीं जाएगा मैम। इसको हटाऊं कैसे मैं? ओके, एक सेकंड रुकिएगा, ऊपर नीचे करने पर फिर। मैम एक बार ये ब्लू वाले पे क्लिक कीजिए ना, हो सकता है मैं भी ऊपर चला जाए। हाँ, ये जाएगा यहाँ से। चलिए ठीक है, अभी क्लियर है ना? चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। गोरख संहिता के रचयिता हैं गोरक्षनाथ जी। अध्याय की चर्चा इसमें मिलती है, 2 अध्याय बताए गए हैं और यहाँ पर अध्यायों को शतक कहा गया है। इसमें टोटल मंत्रों की संख्या मिलती है 201, जिसमें से प्रथम शतक में 100 मंत्र हैं और दूसरे शतक में 101 मंत्र हैं। यहाँ पर योग जो बताया गया है, षडांग योग बताया गया है। यम नियम को छोड़कर बाकी जो हमारे आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये सब मिलेंगे, ठीक है। आसन 84 लाख आसनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 84 आसन प्रमुख है और उसमें से भी 2 आसन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है सिद्धासन और दूसरा है कमलासन। यहाँ पर पद्मासन को कमलासन कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। फिर 6 चक्रों का उल्लेख मिलता है। नाड़ियां टोटल बताई गई हैं 72,000 नाड़ियां, उसमें से जो 10 नाड़ियां हैं वो प्रमुख नाड़ियां हैं। आगे देखेंगे कौन कौन सी नाड़ियां हैं और उनका स्थान कहाँ कहाँ पर बताया गया है। फिर प्राण, यहाँ पर 10 प्राण बताए गए हैं, जिसमें से 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं। ज्ञातव्य की यहाँ पर संख्या 29 बताई गई है और उस 29 में 6 चक्र हैं, 16 आधार हैं, 2 लक्ष्य हैं और 5 आकाश हैं। उनके क्या क्या नाम है ये आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर ध्यान के 2 टाइप बताए गए हैं, पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। उसके बाद मुद्राएं बताई गई हैं, 5 और 2 अलग से मुद्राएं बताई गई। इस प्रकार टोटल 7 मुद्राएं हैं। इस श्लोक में हम लोग देखेंगे 5 मुद्रा और 2 अलग से मुद्रा जो बताई गई हैं वो शक्ति चालिनी मुद्रा है। और एक मुद्रा बताई गई है यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। शक्ति चालिनी मुद्रा जो है अलग से बताई गई है, जब हम कुंडली जागृत करेंगे उस टाइम पे उसको करना होगा। 5 मुद्राएं अलग से बताई गई हैं और 2 मुद्रा जो है विपरीत करणी मुद्रा और काकी मुद्रा हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो शतक है उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसको देखते हैं। प्रथम शतक में देखते हैं 100 मंत्र हैं,
ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे शतक 1 में। ज्ञातव्य जो अव्यय 29 बताए गए हैं, जिसमें 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश, ये हम देखेंगे। योग सिद्धि किसको प्राप्त होगी और किसको प्राप्त नहीं होगी, योग सिद्धि क्यों आवश्यक है, ये जानेंगे। 6 चक्र का वर्णन जो है हम शतक 1 में ही देखेंगे। साथ ही साथ इसमें कामरूपी पीठ के बारे में बताया गया है। विश्वतोमुख परम ज्योति के विषय में बताया गया है कि ये ज्योति किस प्रकार से जागृत होती है और क्या है। 10 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है, 10 प्राणों का उल्लेख भी जो है हम शतक 1 में देखेंगे। 5 मुद्रा, ठीक है, ये भी देखेंगे हम शतक 1 में। और जो एक्स्ट्रा 2 मुद्रा थे वो शतक 2 में हम यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अजपा गायत्री के विषय में पढ़ेंगे। पथ्य अपथ्य क्या है, कुंडली के जो 8 लपेटे बताए गए हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ इसमें नाड़ी शोधन कैसे करना है और उसके फल क्या है ये देखेंगे। अब शतक 2 में देखते हैं, इसमें मंत्रों की संख्या 101 है। साथ ही साथ इसमें हम प्राणायाम के विषय में पढ़ेंगे। प्राणायाम की विधि और उसके फल क्या होंगे, लाभ क्या होंगे, ये हम देखेंगे। योग सिद्धि के चिन्ह, जब योग सिद्ध हो जाता है तो क्या क्या उसके चिन्ह दिखाई देते हैं, नाद किस प्रकार से सुनाई देती है, ये हम शतक 2 में देखेंगे। फिर षडांग योग का फल क्या है ये भी हम देखेंगे। प्रत्याहार क्या है, 2 मुद्राएं जो विपरीत करनी मुद्रा और काकी मुद्रा, इसके लाभ देखेंगे। विशुद्धि चक्र के विषय में देखेंगे। 5 धारणा बताई गई है, ठीक है, और ध्यान 2 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं ध्यान, कौन कौन से 2 बताए गए हैं? सगुण निर्गुण। हाँ, सगुण और निर्गुण ध्यान, इसके विषय में हम देखेंगे। फिर समाधि के विषय में, फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर रसानंद, रस स्वादानुभव, यानी कि किस प्रकार से जो रस का स्वाद है वो कैसे किस तरीके से अनुभव होगा। और साथ ही साथ ध्यान के स्थान बताए गए हैं, 9 स्थान बताए गए हैं, वो भी हम शतक 2 में देखेंगे। ठीक है, तो शतक 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे और शतक 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि नाड़ी शोधन का जो महत्व है या उसका फल कौन से शतक में बताया गया है गोरख संहिता के अनुसार, या उसका उल्लेख प्रथम में मिलता है या द्वितीय में मिलता है, तो प्रथम शतक में मिलता है। ठीक है, ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं, उसका उल्लेख शतक 2 में बताया गया है या फर्स्ट में बताया गया है, तो 2 में। तो इस तरीके से इसको आप लोग याद रख लेंगे कि शतक 1 में और शतक 2 में हमारे कौन कौन से विषय हैं और किसको किसको हमको पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं हम लोग शतक 1। तो उसमें जो मुद्रा का कॉन्सेप्ट बताया था 5+2 का, वो फिर से बता दीजिए। हाँ, 5 मुद्रा जो है हम लोग को इस श्लोक में मिलेगा, और 2 एक्स्ट्रा जो मुद्रा बताया गया है विपरीत करनी और काकी मुद्रा, ये अलग से हम लोग देखेंगे, ये श्लोक में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसको अलग से बताया गया, तो ये दूसरे शतक में हम देखेंगे, और 5 जो मुद्राएं हैं इसको हम पहले शतक में देखेंगे। ओके, ओके मैम। चलिए ठीक है। और इसमें शक्ति चालिनी मुद्रा का भी उल्लेख मिलेगा, जब वो हम लोग कुंडली जागरण को पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पर शक्ति चालिनी क्रिया करने के लिए कहा गया है, तो वो अलग से मुद्रा हो जाएगा, वो भी उसमें 5 मुद्रा में काउंट नहीं होगा, और ना ही 2 मुद्रा में अलग से काउंट होगा। ठीक है, उसको सिंगल ही लेकर हम लोग पढ़ेंगे। अगर पूछा जाता है कि कितने मुद्राओं का वर्णन मिलता है, तो 5 मुद्राओं का वर्णन मिलता है गोरख संहिता में। चलिए आगे मैम बढ़ते 7 हैं। ना? हाँ, अगर इस श्लोक के अकॉर्डिंग देखें तो 5, ठीक है टोटल। मतलब अगर 5 और 7 दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो हमें 5 को टिक करना है। हाँ, चलिए क्लियर है, और किसी को कोई डाउट है किसी में इस स्लाइड से? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। कोई डाउट नहीं। चलिए चलिए ठीक है। चलिए शतक 1 देखते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर षडांग योग के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है षडांग योग क्या है। आसनं प्राणसंरोधा प्रत्याहारस्य धारणा ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि वदन्ति षट्। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आसन प्राणायाम
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 6 अंग माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग में देखें तो यम और नियम जो है वो छूट जा रहा है, उसमें यम और नियम को काउंट करेंगे। यहाँ पर 6 बताए गए हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से योग के 6 अंग माने जाते हैं, इसलिए गोरख संहिता को षडांग योग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आसन देखते हैं। सबसे पहले शिव जी ने 84 लाख आसन बताए हैं और सभी उनको करने में सक्षम ना होने के कारण उसमें से भी मुख्य 84 आसन बताए हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो 84 लाख आसनों की चर्चा की है शिव जी ने, और जो उनको नहीं कर पाता है तो उनके लिए 84 आसन बताए हैं। और उनमें से भी 2 प्रमुख आसन हैं, वो कौन कौन से हैं? सिद्धासन और दूसरा कमलासन। यहाँ पर पद्मासन को ही कमलासन कहा गया है। शिव जी ने टोटल 84 लाख आसन बताए हैं, उनमें से भी 84 को प्रमुख बताया गया है, और उसमें से भी जो श्रेष्ठ बोला जाए तो 2 प्रमुख आसन है, सिद्धासन और कमलासन। एकम सिद्धासनम प्रोक्तम, द्वितीय कमलासनम। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखते हैं। पहला जो है सिद्धासन है, पहला आसन सिद्धासन और दूसरा जो है कमलासन है। अब सिद्धासन करना कैसे है? तो बाएं पांव को योनि स्थान पर और दाहिने पांव को मेड यानी कि उपस्थ पर लगाकर उस पर दबाव डालना है। कैसे करना है? पहले तो बाएं पैर से हमको बाएं पैर को कहाँ रखना है? योनि स्थान पर रखना है। उसके बाद उसके ऊपर दाहिने पांव को रख देना है और दाहिने पांव को रखते हुए उपस्थ पर दबाव डालना है, यानी कि उसको दबाना है। फिर थोड़ी को स्थिर करके चित्त को सब इंद्रियों से हटाएं और दृष्टि कहाँ पर रखनी है? भ्रूमध्य पर लगाएं। ठीक है, क्या करना है? जब हम बाएं पैर को योनि स्थान पर रख देंगे और दाहिने पांव को उपस्थ के ऊपर रखकर उसके ऊपर दबाव डालेंगे और थोड़ी को यानी कि अपना जो चिन्ह है उसको स्थिर रखना है और चित्त को सब इंद्रियों से हटाना है और उसके बाद दृष्टि को कहाँ पर लगा देना है? भ्रूमध्य पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सिद्धासन करेंगे। तो इसमें पूछा जाता है कि सिद्धासन में गोरख संहिता के अनुसार दृष्टि कहाँ पर बताई गई है, कहाँ पर लगाने को कहा गया है? तो भ्रूमध्य पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सिद्धासन में हमारी दृष्टि होती है भ्रूमध्य पर। अब इसका फल बताया गया है कि जब ये आसन इसको हम सिद्ध कर लेते हैं या इसके क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो हृदय कपाट को खोल देता है, मोक्ष मार्ग का दर्शन कराता है। ठीक है, मोक्ष कपाट भेदनकारी बोलते हैं, तो ये हृदय कपाट को खोलता है और मोक्ष मार्ग का दर्शन करा देता है। तो सिद्धासन का फल क्या है? हृदय कपाट को खोलना और मोक्ष मार्ग का दर्शन कराना। क्लियर है ये? आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कमलासन। तो सिद्धासन करना कैसे है? बाएं पैर से योनि स्थान बाएं पैर को योनि स्थान के पास रखना है और फिर दाहिने पैर को ऊपर लगाकर उस उपस्थ के पास रखकर उस पर दबाव डालना है। अपने चिन्ह को स्थिर करना है और अपने चित्त को सभी इंद्रियों से हटाकर जो है अंतर्मुख कर लेना है और दृष्टि हमारी कहाँ होनी चाहिए? भ्रूमध्य पर होनी चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो इसके फल क्या प्राप्त होंगे? हृदय कपाट को खोल देगा और मोक्ष मार्ग का दर्शन कराएगा। ठीक है, सिद्धासन हो गया। अब आगे देखते हैं कमलासन अर्थात पद्मासन। कमलासन करना कैसे है? ये बद्ध पद्मासन की स्थिति जैसा है। ठीक है, जैसे हम बद्ध पद्मासन करते हैं, पहले पद्मासन लगा लेते हैं, उसके बाद से हाथों को पीछे से क्रॉस करते हुए दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? कमलासन या पद्मासन कहते हैं। और इसमें जो दृष्टि बताई गई है नासिकाग्र, यानी कि नासिकाग्र पर हमको अपनी दृष्टि रखनी है। ठीक है, और इसका फल क्या होगा? संपूर्ण व्याधियों को ये दूर करता है। इसको याद रखेंगे, कमलासन का फल सभी रोगों को व्याधियों को दूर करने वाला है। और सिद्धासन क्या करता है? हृदय कपाट को खोल देता है, साथ ही साथ मोक्ष मार्ग का दर्शन कराता है। और कमलासन के क्या लाभ है? तो संपूर्ण व्याधियों को दूर करने वाला होता है। ठीक है, तो ये 2 आसनों की चर्चा मिलती है गोरख संहिता में। पहला है सिद्धासन और दूसरा है कमलासन। क्लियर है ये? आगे बढ़े। यस चलिए आगे देखते हैं। अब 29 ज्ञातव्य जो जानने योग्य है। ठीक है, इसे ही 29 तत्व या अव्यय भी बोल सकते हैं।
षट्चक्रम षोडशाधारम द्विलक्ष्यम व्योम पंचकम, अर्थात 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश है। व्योम अर्थात आकाश। स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्धयन्ति योगिना, अर्थात जो इन चीजों को नहीं जान पाता है वह योगी नहीं कहलाता है या उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता है। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश को अपने शरीर में होते हुए भी नहीं जाने जाते, तब तक सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। अर्थात जो इन चीजों को नहीं जान पाएगा, इन तत्वों को नहीं जान पाएगा, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी, उसका योग करना व्यर्थ हो जाएगा जब तक इन चीजों को नहीं जानेगा। ठीक है, तो 6 चक्र कौन कौन से हैं ये देखते हैं। 6 चक्र में हमारे आ जाएंगे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। ठीक है, आधार 16 है, आगे देखेंगे। 2 लक्ष्य बताया गया है, पहला है अभ्यंतर लक्ष्य और दूसरा है बाह्य लक्ष्य। फिर आते हैं आकाश। आकाश जो है 5 बताई गई है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, आकाश पर महान तत्व सूर्य, इस तरीके से इसका ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। क्या, आकाश पर, आकाश पर आकाश हो जाएगा, पर हो जाएगा पराकाश, महान तत्व, महान से हो जाएगा महाकाश, तत्व से हो जाएगा तत्वकाश, सूर्य है सूर्याकाश। ठीक है, इस तरीके से आकाश पर महान तत्व सूर्य है। तो आकाश 5 बताए गए हैं, इनके नाम याद रखेंगे, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। सीक्वेंस में जमाने के लिए आ सकता है। 2 लक्ष्य बताए गए हैं, पहला है अभ्यंतर लक्ष्य और दूसरा है बाह्य लक्ष्य। ओके, 6 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र। अब आगे देखते हैं हम 16 आधार कौन कौन से हैं। चलिए, यहाँ पर टेबल फॉर्म में बता दिया गया है। सबसे पहले षट चक्र यहाँ पर बताया गया है, आधार चक्र है, फिर है स्वादिष्ठान चक्र। आधार चक्र अर्थात मूलाधार। ठीक है, मूलाधार को यहाँ पर आधार चक्र कहा गया है, याद रखेंगे। मूलाधार चक्र को गोरख संहिता में और किस नाम से पुकारा गया है, तो कौन से नाम से जाना जाता है बताइए, और किस नाम आधार से चक्र। जाना जाता है। आधार चक्र मैम। बहुत बढ़िया। फिर स्वादिष्ठान है, फिर नाभि चक्र, मणिपुर को यहाँ पर नाभि कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर है हृदय चक्र, अनाहत को हृदय, विशुद्धि को विशुद्धि, ठीक है, और आज्ञा को भ्रूमध्य चक्र कहा गया है, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं षोडश आधार कौन कौन से हैं, तो देखते हैं यहाँ पर षोडश आधार। पहला हो जाएगा पादांगुष्ठ। अपने शरीर को इमेजिन करते जाइएगा, अपने बॉडी पार्ट्स को, आपको नाम याद हो जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा पैर का अंगूठा, फिर आता है दूसरा गुल्फ, गुल्फ यानी टखना, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जानू, घुटना, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएं तो उरु, जंघा। ठीक है, जब हम योग निद्रा या फिर चक्रों का ध्यान कराते हैं तो इसी तरीके से कराते हैं ना, कि सबसे पहले अपने पैर के अंगूठे को देखिए, फिर थोड़ा सा अपने ध्यान को ऊपर लाते हुए टखने को देखिए, फिर थोड़ा और ऊपर आइए तो घुटने को। तो इस तरीके से आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैम पहला हो टखना क्या जाएगा, होता है? टखना हमारा एंकल होता है, गुल्फ। ठीक है, संस्कृत में गुल्फ हो जाएगा, इंग्लिश में एंकल, और टखना जो साइड से ऐसे निकली होती है ना, जहाँ पर हम पायल पहनते हैं, वो टखना। वाला एरिया। हाँ, ओके, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जानू, जानू यानी हमारा ये घुटना हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं उरु, उरु यानी कि जंघा, थाई, शिवनी योनि प्रदेश, फिर आते हैं लिंग, जननेंद्रिय, जेनाइटल ऑर्गन, फिर ऊपर आएंगे तो नाभि, उसके बाद हृदय, हृदय के बाद हो जाएगा कंठ, कंठ के बाद घंटिका, घंटिका ये जो यहाँ पर दिख रही है, ये वाला एरिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो जिह्वा मूल, फिर नासिका, नासिका से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो भ्रूमध्य, दोनों बाहों के बीच वाला भाग, फिर हो जाएगा ललाट, फोरहेड, उसके बाद मूर्धा और फिर ब्रह्मरंध्र। ठीक है, इस ललाट तरीके से मैम अब मतलब। ललाट यानी कि हमारा जो फोरहेड होता है, मस्तिष्क। मैम मूर्धा क्या होता है? मूर्धा पैलेट। ओके मैम।
इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पर जीवा मूल, जहाँ से जीव की शुरुआत होती है, ये हो गया। ये वाला एरिया हो गया मुर्दा ऊपर का, ठीक है, इसी को ही बोला गया है। मैम इसमें घंटिका कहाँ पे है? घंटिका जब हम खिचड़ी मुद्रा करते हैं ना, ऐसे पीछे की ओर लेकर जाते हैं। घंटिका यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऐसे रहता है ये वाला एरिया, इसमें क्लियर होगा इस वाले डायग्राम पर। ये जो है ना थोड़ी घंटी टाइप लटक रही होती है। मैम इसको छोटी जीभ बोलते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है। ये टॉन्सिल है मैम, छोटी जीभ जीभ के ऊपर होती है मैम। छोटी जीभ बोलते हैं मैम, इसको सुना है। ओके ठीक है। मैम मतलब इसे पैलेटाइन बोलते हैं और मूधा को पैलेट बोलते हैं। पैलेटाइन के और ऊपर ही तो है पैलेट दोनों अलग हो पैलेटाइन गए ना। टॉन्सिल। जीभ के नीचे थोड़ी है, ऊपर ही है जीभ के। हाँ ऊपर ही तो बताई ना मैं, इसमें इस वाले डायग्राम पर तो। ये कह रहे मैडम, ये कह रहे ना जीभ के नीचे। आप ठीक है। ना ना जीभ के नीचे नहीं, ऊपर वाला भाग। अगर आप अपने जीभ यस। को जब ऊपर लेकर जाएंगे, जब हम ओम चैंटिंग करते हैं कब उसमें कौन सा करते हैं हम, ब्राह्मरी, ठीक है, तो उस पर जब हम थोड़ा सा अपने जीभ को ऊपर की ओर टच करते हैं, वहां पर होता है हमारा मुर्दा, ठीक है। चलिए इस घंटिका को मैं और एक बार क्लियर करूंगी, ठीक है, कल इसको मैं आपको और बताऊंगी। चलिए तो इसको याद करिएगा आप। पादांगुष्ठ, फिर दूसरा हो जाएगा हमारा गुल्फ, फिर तीसरा जानू, और संस्कृत नाम याद रखिएगा क्योंकि संस्कृत को ही दे दिया जाता है और पूछा जाता है, ठीक है। फिर हो जाएगा उरु, फिर सिवनी, लिंग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नाभि, फिर हृदय, हृदय के बाद हो जाएगा कंठ, फिर घंटिका, उसके बाद जीवामूल, फिर नासिका, भ्रूमध्य, ललाट, मूर्धा और ब्रह्मरंध्र। ओके, ये भ्रूमध्य, सॉरी मूर्धा, और ये घंटिका, इसको थोड़ा सा मैं कल आप लोग को बताऊंगी। ओके, मैम मेरे को ये ब्रह्मरंध्र बता दीजिए। ब्रह्मरंध्र जो हमारा सहस्त्रार चक्र वाला एरिया होता है ना, जो हमारी क्या बोलते हैं, चोटी वाला जो स्थान होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, रुकिए इसमें बताती हूँ। ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर एंटीना बोलते हैं ना, छोटी निकली हुई होती है छोटी सी, वो होता है ब्रह्मरंध्र, ठीक है। ओके। सहस्त्रार्थ, जहाँ से बोलते हैं योगी, योगी लोग जो होते हैं उनके प्राण वहीं से जाते हैं, ब्रह्मरंध्र से। पंडित लोग मैडम वहीं से चोटी करते हैं, वो जो चोटी छोड़ देते हैं जो पीछे का। हाँ सामान्य भाषा में बोले तो चुटिया, मैम ये तो ठीक है। मून का स्थान है जहाँ से अमृत टपकता है मैम। ब्रह्मरंध्र तो ये हमारे मतलब फोर हेड से फोर फिंगर के बीच में होता है। जहाँ से अमृत का स्त्राव होता है वो चंद्रमंडल वाला स्थान यहीं पर होता है, यहाँ जी पर मैम वही बोल देखिएगा, रहे हैं। ये वाला एरिया है, ठीक है। और ब्रह्मरंध्र का स्थान यहाँ पर होता है, जो बोलते हैं ना सहस्त्रार चक्र ओपन होता है, वो है, ठीक है। ये चंद्रमंडल वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है मैम। मोक्ष की प्राप्ति सीधे यहीं से होती है, जब प्राण यहाँ से निकलता है तब। ओके, चलिए क्लियर है ना ये। कल मुझे याद दिलाइएगा थोड़ा सा मुर्दा और घंटिका का, ठीक है। चलिए अब दो लक्ष्य हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हमारे अभ्यंतर लक्ष्य हो जाएंगे और दूसरा बाह्य लक्ष्य हो जाएगा। बाह्य लक्ष्य में हमारे जो आ जाएंगे नासिका और आज्ञा चक्र आ जाएगा, ठीक है। और अभ्यंतर लक्ष्य जो हम हृदय की ओर अपने इंद्रियों को जो है
क्या करते हैं, अभिमुख करते हैं, अंदर की ओर समेटने का काम करते हैं, वो अभ्यंतर लक्ष्य में हो जाएगा। फिर आकाश, आकाश हम लोगों ने देख लिया है, 5 आकाश बताए गए हैं, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। ठीक है, तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश, आकाश। किसके मैम अंतर्गत आएंगे? इस ज्ञातव्य मैम ज्ञातव्य के अंदर। बहुत बढ़िया, कितने ज्ञातव्य बताए गए हैं? 29। 29 मैम। चलिए, वेरी गुड। आगे मैम बढ़ेंगे। अभ्यंतर में नासिका और क्या हृदय चक्र बताया, बाह्य में अभ्यंतर आएंगे, लक्ष्य में। बाह्य लक्ष्य में आएंगे नासिका और आज्ञा चक्र। और अभ्यंतर में अभ्यंतर में अपना जो हो जाएगा हृदय। ठीक है, अभ्यंतर में क्या बताया मैम, एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखिए आप लोग लिख लीजिए, बाह्य लक्ष्य में हमारा हो जाएगा नासिका और आज्ञा चक्र, अर्थात जो हमारा आईब्रो के बीच वाला पार्ट है, ये हो गया बाह्य लक्ष्य। ठीक है, और आंतरिक लक्ष्य में जो हमारा भीतरी लक्ष्य होता है, एक तो होता है हृदय चक्र, अनाहत वाला भाग, ठीक है, और एक होता है मूलाधार, आधार चक्र और हृदय कमल, ये हो जाएंगे हमारे अभ्यंतर लक्ष्य। जी मैम। ओके। हम्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मैम टाइम ज्यादा हो गया। योग सिद्धि। बेटा कॉर्नर 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 से नहीं दिख रहा अभी भी, अभी स्लाइड है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये बीच में आ जा रहा है। हाँ चलिए अब अभी सही क्लियर है। क्लियर ठीक है। है, ओके, पेन ले लेती हूँ मैं। मैम ये कल से पढ़ ले क्या, टाइम भी हो गया। टाइम हो गया, इतनी जल्दी आज टाइम हो गया? कितना टाइम हुआ है? 7-6 हो 7-5 गया। हो गया। 7-6 हो गया। चलिए ठीक है, इसको कल कर लेंगे हम लोग। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है ना? कल मैं पूछूंगी इसको, ठीक है? यस मैम। चलिए, मैम इसके पीडीएफ नहीं होगी? हाँ जी हाँ जी, मिल जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोग अपलोड हो मैम जो जाएगा। आज जो क्वेश्चन करे ना उनकी भी भेज देना। हाँ, ये सब आपको ना लास्ट में मिल ही जाएगा। खैर मैं अभी क्या बोलते हैं, सर को भेज दूंगी, आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, ओके, आप लोग को समझ आ रहा है ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम अच्छे से आ रहा है समझ। नो मैम। चलिए।